अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदावर्स और कच्चे तेल के आयात में कमी हुई है। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा समझना जरूरी है। गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने में भी होता है और कुछ परिस्थितियों में इथेनॉल बनाने बनाने में भी। जब गन्ने का रस यानी चीनी के मुख्य कुछ हिस्से को इथेनॉल की तरफ मोड़ा जाता है, उतनी मात्रा में चीनी उत्पादन की संभावना प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार ने खुद शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2025 में चीनी की घरेलू घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल के लिए चीनी के डाइवर्जन को नियंत्रित करने की व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज चीनी महंगी होने के लिए केवल इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ने के पीछे उत्पादन में कमी, मौसम और बारिश की स्थिति, त्योहारों की मांग, स्टॉक की स्थिति और पहले के निर्यात जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। अगस्त 2026 में चीनी की कीमतों में तेज उछाल के बाद सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना है। यानी सरकार के सामने अब एक मुश्किल संतुलन है। एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाना है, दूसरी तरफ चीनी की घरेलू उपलब्धता को कीमत को भी नियंत्रित रखना है। और यही से असली सवाल पैदा होता है, क्या इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल इतना बढ़ाया जाए कि चीनी की उपलब्धता प्रभावित हो, या फिर इथेनॉल के लिए मक्का, चावल, दूसरे वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। दरअसल सरकार ने खुद इथेनॉल के लिए मक्का और दूसरे फीड स्टॉक को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि पूरा दबाव गन्ने पर न रहे। अब बात करते हैं पेट्रोल। क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ी खराब होती है? यहां भी सोशल मीडिया पर कई दावे चल रहे हैं। सरकारी और ARAI के हालिया आंकड़ों के अनुसार E20 पर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए गए हैं और व्यापक स्तर पर इंजन के फेल होने या असामान्य नुकसान का प्रमाण नहीं मिला है। ARAI के अनुसार E20 से फ्यूल इफिशिएंसी में लगभग 2 से 6% तक का प्रभाव परीक्षणों में देखा गया है, जबकि वास्तविक माइलेज पर ड्राइविंग, ट्रैफिक, टायर प्रेशर और वाहन की स्थिति जैसे कई कारकों का भी बड़ा असर होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, इसलिए कुछ वाहनों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, इसलिए E20 से एंटी नॉक क्षमता बेहतर हो सकती है और आधुनिक E20 कंफर्टेबल इंजन के लिए इसे तकनीकी रूप से उपयुक्त बनाया गया है। तो तस्वीर न पूरी तरह काली है न पूरी तरह सफेद। इथेनॉल के फायदे हैं, कच्चे तेल का आयात कम करने में मदद मिल सकती है, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, किसानों और चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त बाजार मिल सकता है और प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी नीति के कारण किसी समय चीनी को घरेलू उपलब्धता पर दबाव आता है और आम उपभोक्ता को महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है, तो उस प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही तो जनहित का असली सवाल है। सरकार का कोई भी फैसला केवल एक क्षेत्र के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। किसान को उचित दाम मिले, चीनी मिलें आर्थिक रूप से मजबूत रहें, देश का तेल आयात कम हो, विदेशी मुद्रा बचे, पेट्रोल उपभोक्ता को उचित कीमत और अच्छा ईंधन मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, आम आदमी की रसोई पर अनावश्यक बोझ न पड़े। इसलिए सवाल इथेनॉल के खिलाफ होने का नहीं है,
सवाल है, इथेनॉल की नीति ऐसी कैसे बने कि देश की ऊर्जा जरूरत भी पूरी हो, किसान को फायदा भी मिले और चीनी खरीदने वाले आम परिवार को जेब पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। और शायद यही सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। नीति कोई भी हो, उसका अंतिम लाभ देश और जनता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी दल की हो, फैसले का पैमाना राजनीति नहीं, जनहित और देश हित होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इथेनॉल के लिए गन्ने पर निर्भरता कम करके मक्का और दूसरे स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, या फिर चीनी की घरेलू कीमत को प्राथमिकता देते हुए गन्ने से इथेनॉल बनाने पर और निर्भर होना चाहिए? ऐसे ही सटीक और जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए हमें अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।